तो आज का नेक्स्ट चैप्टर है अपना हीट, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या करना है इस चैप्टर में, संसार में बहुत सारे जो ये थे क्या बोलते हैं, जैसे बर्फ क्यों पिघलती है, तुम जा रहे हो समर में आइसक्रीम खा रहे हो, चलते चलते दोस्त से बात किए पिघल गई, ठीक है। बर्फ निकाल के रखा था थोड़ी देर के लिए फ्रिज के बाहर, आके सोचा था रसना बनाएंगे, फुल पार्टी चलेगी ऑल नाइट, लेकिन वो भी पिघल गई ऑल नाइट। हाँ, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की वजह से वो चीज़ पिघल जाती है, ठीक है। फिर तुम लोग ने गोला खाए रहोगे, गोला, तो गोला वाला क्या करता है, मस्त गोला क्रश करता है, फिर उसको एक ग्लास के अंदर डालता है, उसका शेप लेता है, लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालते गोले का मतलब ग्लास का शेप ले लेता है, तो वो चीज़ क्यों होती है, ठीक है, समझ में। तो वो सारी जो रहस्यमय चीज़ें हैं उसका जवाब अपने को ये चैप्टर में मिलेगा। अच्छा, उससे पहले हम लोग करते हैं दो चीज़ पे बात कर लेते हैं, दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। लोग इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैं पूछूंगा हीट कितनी है, अरे भाई वो हमको जो है 2 डिग्री बुखार ज़्यादा था तो हमको हीट 2 डिग्री है। भाई वो हीट 2 डिग्री नहीं, वो तुम्हारा टेम्परेचर है, समझ में। तो हम लोग बात करेंगे हीट की, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज, चलो अब इस पे बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं भाई, दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। तो हीट का क्या डेफिनेशन है, हम लोग हीट का डेफिनेशन क्या है, चलो ट्राई करो अपने हिसाब से, क्या होता है हीट का डेफिनेशन, नहीं मालूम है, ठीक है। इट इज एन एनर्जी, सीधा बोल दो, इट इज एन एनर्जी, क्या होता है एनर्जी। अच्छा, इसका एग्जैक्ट जो है ना एक अच्छा वाला डेरिवेशन जो डेफिनेशन जो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा वो हम लोग इसके बात करेंगे, पहले फिलहाल ये समझ लो इट इज एन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज जूल, बराबर, जूल रहेगा, और दूसरा रहेगा कैलोरी, एक जूल रहेगा और दूसरा रहेगा कैलोरी। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा इसके अंदर ये है कन्वर्जेशन है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 4.18 कैलोरीज। देखो ये कन्वर्जन है, ये हमको किस में काम आएगा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो ये चीज समझ में आ गया, हीट इज एन एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी है। अच्छा, अगर इसको मैं बोलूं हीट इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म, क्या बोल रहा हूं, ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, जो चलती जाए, ठीक है। तो हीट एनर्जी तब है जब वो मूवमेंट हो रही है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एनर्जी। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी से घूमेंगे उनका जैसा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगी। अब टेम्परेचर की बात कर लेते तो टेम्परेचर क्या है, अपना 1 हो गया, हो गया अपना 2, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस और अ बॉडी। तुम्हारा ग्लास था, ठीक है, अब तुमको डॉक्टर बोला था भाई थोड़ा हल्का पानी गर्म कर लेना 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऐसे डॉक्टर नहीं बोलते, सीध गर्म बोलते हैं, हल्का गर्म, ठीक है, जिसको हम लोग, तो इसको टेम्परेचर गुनगुना पानी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो हम लोग ने इसको हीट कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ पे हम लोग ने हीट कर दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता लगाना है इसका टेम्परेचर कैसा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे टेम्परेचर पता लगाना है तो उसके अंदर फिर मैं क्या डाल दूंगा, थर्मोमीटर, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने थर्मोमीटर डाल दिया, थर्मोमीटर में हम लोग ने रीडिंग चेक की है तो आई भाई 102 डिग्री, ठीक है, 102 डिग्री या 100 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ा पानी का टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री। तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी 100 डिग्री एक ज्यादा गर्म है, 100 डिग्री गर्म है। और अगर मैं बोल देता कि भाई ये -4 डिग्री का बर्फ है तो भी वो टेम्परेचर माप लेता, और हम लोग को थर्मोमीटर में कितना आता, -4 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कोल्डनेस, तो एक बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है वो उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो कभी भी तुमको पूछे कि भाई एनर्जी क्या है और हीट क्या है, वो नहीं बोलना अरे हमको 2-3 डिग्री बुखार था तो होमवर्क नहीं कर पाया, भाई वो वाली चीज नहीं करना, ठीक है। वो तुम अपना टेम्परेचर बता रहे हो, वो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी नहीं बता रहे हो। अब एनर्जी क्या होती है एक छोटे से एग्जांपल से देखेंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसका यूनिट, क्योंकि भाई अगर इसका यूनिट बताए इसका यूनिट नहीं बताएंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ए था, ये भी, तो कितना होता है बोलो टेम्परेचर, ऐसा यूनिट कितना होता है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, ठीक है, बहुत सारे, लेकिन हम लोग को याद कौन सा रखना है, केल्विन। केल्विन क्यों याद रखना है भाई, केल्विन क्यों याद रखना है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे वो न्यूमेरिकल होते हैं, उसके अंदर सारे के सारे जो हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं दैट इज इन केल्विन, दैट इज इन
केल्विन, समझ में, नॉट इन सेल्सियस, दैट इज इन केल्विन। जब हम लोग को आएगा कन्वर्जन तो हम लोग कन्वर्जन देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग केल्विन, अच्छा केल्विन के बारे में एक तुम लोगों को चीज बताता हूँ। तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, तुम लोग एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में आएगा एक्चुअली। तो वो तुम लोग को फिजिक्स में भी चैप्टर है और केमिस्ट्री में भी चैप्टर है, दोनों सेम चैप्टर है, और दोनों में से एक जगह पढ़ लोगे तो दोनों में काम हो जाएगा। वो जो वर्ड है ना थर्मोडायनेमिक्स, समझ में, वो वर्ड इस केल्विन ने दिया था, सर केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन इसका नाम था, इस साइंटिस्ट का नाम है। तो उसने वो वर्ड दिया था लॉर्ड केल्विन ने नाम दिया था थर्मोडायनेमिक्स। तो वहां से हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स आया। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स मतलब मोशन, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, हीट का मोशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये चीजें क्लियर हो गई, यहां तक का कोई इश्यू है? व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें तुम लोग को सारी चीजें जो है दूध और घी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है। तो फिर मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि मैं तुम लोग को हीट का एक डेफिनेशन दूंगा जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होगा और हम लोग को याद हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है? हीट इज मेजर्ड ऑफ सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, यानी एक ऑब्जेक्ट जो सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक बात करता हूँ, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप का मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर है ना एटम्स एक रैंडम मोशन में घूम रहे। एटम्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन के अंदर घूम रहे। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई नानी के घर पे, कोई बुआ के घर पे, सब लोग अपना अपना एक स्लोली आराम से वो लोग अपनी अपनी स्पीड में घूम रहे। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब मैंने यहाँ पे क्या सप्लाई कर दिया हूं? यहाँ पे मैंने सप्लाई कर दिया हूं हीट। क्या सप्लाई कर दिया हूं? हीट। अब हीट क्या होगी? हीट जब ये बॉडी के अंदर जाएगी तो इनका जो मोशन है, जो एटम का मोशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वो पहले स्लो जा रहे थे, वो बढ़ गएगा, यानी एटम्स की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, स्पीड बढ़ जाएगी तो कहना इससे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो v बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? हीट प्रोवाइड करने से सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। और इन सारी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल हीट मिल जाएगी। देखो, जैसे मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि पहले ये लोग रैंडम मोशन के अंदर थे, लेकिन ऐसे ही हीट प्रोवाइड हुई तो इनका मोशन बहुत ज्यादा हो गया फास्ट, ठीक है। मोशन कैसा हो गया? मोशन कितना हो गया? फास्ट। हाँ, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन, अभी भी रैंडम मोशन में, बट क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब वो फास्ट होने की वजह से क्या होगा? इन कंटेनर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा मतलब इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों हीट प्रोड्यूस हो गई? क्योंकि इसके जितने भी एटम्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो देखो, मैंने क्या बोला हूं, हीट का अगर मेरे को डेफिनेशन देना है, हीट का डेफिनेशन देना है, तो व्हाट इज हीट? हीट इज मेजर्ड ऑफ सम यानी प्लस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट में जितने एटम्स है, जितने भी एटम्स है, उन सारे एटम्स का काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? हीट मिल जाएगी। तो डेफिनेशन याद रहेगा, हीट इज मेजर्ड ऑफ सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने पार्टिकल्स है उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है हीट, ठीक है। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया हूं? हीट प्रोवाइड किया हूं। तो हीट प्रोवाइड करके मैं बोलता हूं कि इसका टेम्परेचर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। कहां पे आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस। सेम एक ऐसा डब्बा है, इसका भी मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का टेम्परेचर सेम है। ये टेम्परेचर इसका T1 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ले लो T2। दोनों का टेम्परेचर सेम है। बट अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा, यहाँ की जो मेरी एनर्जी है K1, काइनेटिक एनर्जी K1, एनर्जी ले रहे हो ना तो E ले लेते हैं, एनर्जी E1 इस केस के लिए, और यहाँ की एनर्जी, क्या ये एनर्जी भी सेम रहेगी? बताओ किस में ज्यादा रहेगी? फर्स्ट और या सेकंड? फर्स्ट में एनर्जी ज्यादा रहेगी या सेकंड में एनर्जी ज्यादा रहेगी? E1 में एनर्जी ज्यादा रहेगी। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। तो मेरी हीट का डेफिनेशन क्या है? जितने भी पार्टिकल्स है सबकी काइनेटिक एनर्जी को प्लस करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर बोल देता हूं 100 पार्टिकल्स है। क्या है? 100 पार्टिकल्स। तो इनको प्लस करके एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मैं इसके अंदर बोल देता हूं 10 पार्टिकल है, 20 पार्टिकल है, तो इसको प्लस करके एक हीट मिलेगी मेरे को। तो किसकी हीट ज्यादा रहेगी? जाहिर सी बात है पहली वाली की, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एटम्स। तो साइज पे भी डिपेंड करता है तुम्हारी हीट। दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्टिंग्विश देखे व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे दोनों का सेम है, बट एनर्जी ऑफ E1 दैट इज बॉडी 1 is greater than energy of E2 that is body 2, because
बिकॉज ऑफ द साइज। मॉलिक्यूल्स किसके अंदर ज्यादा है, E1 के अंदर, तो जितने मॉलिक्यूल ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा हीट। क्लियर, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ने पिछले पहले क्या देखे, व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, ये चीज हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ किसके रिस्पेक्ट टू है, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है। अब ये जो हमारा टाइम है वो मिनट्स के अंदर दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये ग्लास है जिसके अंदर जो है पूरी आइस भरी हुई है, ठीक है। आइस कब भरते हैं, पीते टाइम पे, कोको कोला, ठीक है, कोको कोला पीते टाइम पे आइस डालते हैं ना, तो वैसा ये ग्लास पूरा भरा हुआ है। अब क्या हो जाता है, ऐसे ग्लास को मैं हीट कर रहा हूँ, क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये पिघलने लगेगी। राइट नाउ अगर इस जब ये हीट प्रोवाइड भी नहीं हुई है, हीट प्रोवाइड होने से पहले की बात करूं तो ये -10 डिग्री सेल्सियस में, कहां पे, तो ये इस पॉइंट पे, ठीक है, क्या है, इस पॉइंट पे। तो हम लोग ने क्या देखे, जब मैं 2 मिनट इसको हीट प्रोवाइड किया, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट मैंने हीट प्रोवाइड किया, तो इसका टेम्परेचर यहां आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। पहले टेम्परेचर कितना था, -10, अब टेम्परेचर देखो किसकी, कहां पे, इस पॉइंट पे ए, इसको मिलता पॉइंट ए, तो अब टेम्परेचर कहां पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस में। अब 0 मिनट -10 से 0 डिग्री सेल्सियस कितने मिनट में आया, 2 मिनट में आया, समझ में, 2 मिनट्स के अंदर आ गया। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं कि ये भाई आगे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आइस जो है, मतलब आगे ये मेरा टाइम मेरा बढ़ता है, बट मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये थर्मोमीटर है ना, इसमें मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है। देखो -10 था, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया 2 मिनट के बाद। लेकिन अब मैं और हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। धीरे धीरे सारा का सारा बर्फ जो है वो पिघल रहा है। क्या कर रहा है, बर्फ देखो पिघल रहा है, बर्फ है ना, पूरा का पूरा जितना भी बर्फ था, ये पूरा का पूरा बर्फ पिघल रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं बर्फ तो पिघल रहा है, बर्फ की तो भाई हीट प्रोवाइड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बर्फ पिघलेगा, ठीक है। देखो पूरा बर्फ पिघल गया, लेकिन मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे था। तो मेरे को क्या मालूम पड़ा कि जब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो शुरू के 2 मिनट जब मैंने -10 डिग्री सेल्सियस पे मेरा आइस था, मैंने हीट प्रोवाइड किया, तो 2 मिनट में वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद मैं कम से कम इसको 4 मिनट के लिए और हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। कितने मिनट के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, 4 मिनट के लिए मैं और हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। वो हीट प्रोवाइड करने पे क्या हो रहा है, मेरा टेम्परेचर रेज हो रहा नहीं है, लेकिन मेरा जो बर्फ था वो मेरा पानी हो रहा है। बर्फ जो मेरा ग्लास के अंदर था वो मेरा पानी हो गया, बट मेरा टेम्परेचर रेज हुआ नहीं है। तो मेरा 2 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक का, सॉरी 8 बोला मैंने, 2 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक का अगर मैं देखूंगा तो 4 मिनट तक का कॉन्स्टेंटली मेरी हीट तो प्रोवाइड हुई है, बट हीट में बर्फ जो है वो पानी बन गया, बट टेम्परेचर राइज हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, अभी भी देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे जरा भी नहीं हुआ है। देखो ये हो रहा क्यों है, क्यों टेम्परेचर नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी जो होता है ना वो 2 चीज का बना होता है, एक होती है अपनी ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा होता है अपना हाइड्रोजन। तो H2O है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। अब मैं क्या बोलता हूं, हाइड्रोजन जो होता है ना वो स्लाइटली नेगेटिव रहता है, ठीक है, सॉरी अपना ऑक्सीजन जो रहता है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, दोनों साइड का। अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड होती है, तो ये जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज है ये कोई दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो ये वाले ऑक्सीजन की बात करता हूं, ये ऑक्सीजन था, इसके पास कितनी बॉन्ड थी, 1 और 2, ठीक है। अभी देखो मैं बताता हूं, ये माइनस चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर एक और एक पानी का मॉलिक्यूल आएगा ऐसा दिखने वाला, जिसमें ऑक्सीजन ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला अपना पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर हाइड्रोजन, अनदर वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से जो हाइड्रोजन है ये पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बना देगा, बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही ये बॉन्ड बनती जाएगी, बॉन्ड बनती जाएगी। तो देखो इस तरीके से बॉन्ड बनेगी, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के दूसरे वाले एटम्स के साथ, दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल है पानी के उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने फिर किसी और के साथ, ऐसे ही ये पूरा चेन बनेगा। अब क्या हो जाता है, ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये थोड़ी वीक रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड,
इट इज अ वीक बॉन्ड। क्या है? इट इज अ वीक बॉन्ड। अब क्या हो रहा है, जो हमको ये लग रहा था कि हम जो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम 2 to 6 मिनट्स, जहां पे हमारा बर्फ पिघल रहा था बट टेम्परेचर राइज हो रहा नहीं था, तो ये जो एनर्जी जो गई है वो कहां गई है? तो दीज एनर्जी इज यूज टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन दीज एटम्स। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जब एनर्जी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये जो बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स, ये देखो ये बॉन्ड टूट गई, उस वजह से ये बॉन्ड टूट गई, फिर ये बॉन्ड टूट गई। तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो ये अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये पूरी तरीके से अलग हो गया, ये दो आज भी अभी एक दूसरे में ज्वाइंट है, दिख रहा है, ये दोनों ज्वाइंट, ये अलग हुई है। तो ऐसे ही है ना, ये मॉलिक्यूल्स टूटते जाएंगे। अगर यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे देखो पूरी तरीके से ये मॉलिक्यूल पूरा बाहर आ गया, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स अब भी कंबाइन है, ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से कहने का मतलब ये है, जो एनर्जी, जब हमारा जो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट बाद पहुंचा था, 2 से 6 मिनट तक की जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है इस पानी को, इस सोल्यूशन को, वो एनर्जी यूज हुई है टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आइस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज हो गई है। जब ये एनर्जी यूज हो गई है, इसके लिए हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। अब क्या होगा, अब सेम चीज, अगर ये चीज तो क्लियर हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड वाली। अच्छा, अब अगर मैं आगे टेम्परेचर बढ़ाऊं, अब पूरा का पूरा बर्फ जो है वो पानी हो गया। अब याद रखना एक चीज जो छोटी सी यहां पे याद रखने वाली है, मेरा टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक मेरा सारा का सारा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक का मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो यहां पे वही हुआ, टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट रहा फ्रॉम 2 to 6 मिनट, दैट इज फॉर 4 मिनट्स आवर टेम्परेचर वाज टोटली कांस्टेंट बिकॉज द टोटल आइस वाज नॉट येट कंप्लीटेड कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है, वाटर में। अब ये आइस था, आइस वाटर में बन गया, समझ में आ गया। अब देखो आगे की रीडिंग कैसी होगी। अब आगे मैंने इसको और हीट प्रोवाइड करना चालू किया, अभी भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दिख रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैंने इसको और हीट क्या किया, प्रोवाइड करना चालू कर दिया। तो देखो हीट कैसी बनेगी, अब दिख रहा है, एक मिनट सॉरी ये ज्यादा बन गया, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट जहां पे ये जाके ग्राफ रुका है, ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके मेरा यहां पे रुक गया। अब मैं इसको, ये पॉइंट था मेरा, ये पॉइंट को मैंने बी दे दिया हूं, ये पॉइंट को सी दे देता हूं। अब देखो क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा पानी बन गया, ठीक है। यहां से जब वो बढ़ना चालू हुआ तो पूरा का पूरा पानी बन गया। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, व्हाट इज 100 डिग्री सेल्सियस? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो बॉइल करना चालू हो जाएगा। तो यहां पे भी हम लोग ने एक स्ट्रेंज बिहेवियर देखे। क्या देखे कि यहां पे भी जब मेरा ग्राफ बन रहा था, वो सी से एक पॉइंट गया डी तक का, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। उसके बाद वो आगे फिर बढ़ना चालू हुआ। तो ये क्यों होता है? जैसे कि मैंने तुम लोग को यहां पे बताया था, यहां पे सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो टूटते नहीं है, कुछ हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहते हैं वो टूट जाते हैं, तो हमारा पूरा बर्फ जो है पानी बन जाता है। बट पानी के अंदर अब भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, मौजूद है। जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, फेस चेंज होने वाला है बिकॉज इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां से तुम्हारा लिक्विड जो है वो कहां पहुंचने वाला है, गैसियस स्टेट में। तो यहां पे मेरा पूरा का पूरा लिक्विड गैसियस स्टेट में तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड सारी की सारी जब तक टूट नहीं जाएगी, तब तक वो लिक्विड से गैस पे नहीं पहुंचेगा। तो यहां से ध्यान पे रखना, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस आ गया 20 मिनट पे। 20 मिनट में हम लोग कहां पहुंच गए थे, 20 मिनट में। अब 20 से 30 मिनट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 20 से लेके 30 मिनट यानी 10 मिनट तक का मेरा पानी जो है वो वाटर के फॉर्म में ही था, वाटर के फॉर्म में था। और उसका जो है ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट था, टोटली द टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ था, हमारा जो सब्सटेंस था वो पहले सॉलिड स्टेट में था। सॉलिड स्टेट में हम लोग ने 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यहां से वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो अब मेल्टिंग पॉइंट में फेज चेंज होने वाला था, हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जाने वाले थे। तो इस फेज में भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर आया। वो क्यों आया, क्योंकि हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में लग जाएगी। सेम चीज जब पूरा का पूरा बर्फ अब पानी बन गया, अब स्टेट चेंज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाएगा। देखो धीरे धीरे राइज हुआ, कहां पे पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस में। अब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के बाद हम लोग ने एक स्ट्रेंज बिहेवियर और देखे कि यहां पे भी वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 20 मिनट्स के बाद
वो जो हमारा पानी था, टेम्परेचर था, अब उसका कोई राइज नहीं हो रहा, थर्मोमीटर कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है। वो कब तक बताते रहेगा, जब तक का ये मेरा पूरा का पूरा जो पानी है वो गैस बन के इवोपरेट नहीं हो जाता है। यानी पूरा का पूरा जो लिक्विड स्टेट था, वो लिक्विड स्टेट पूरे गैसियस स्टेट में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक का ये हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब देखो डी जब तक कांस्टेंट था, डी के बाद और टेम्परेचर बढ़ गया। हमको यहां तक देखना है, ए बी सी डी, यहीं तक हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पे ग्राफ समझ में आया। एक अगर कंक्लूजन की तौर पे पहुंचू कि क्या हुआ, हमारा आइस रखा हुआ था, मेरा आइस का टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में आ गया, लेकिन अब यहाँ पे इसका फेस चेंज होने वाला है। दैट इज इट इज गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम आइस दैट इज सॉलिड टू लिक्विड। तो फेस चेंज होने वाला था। जब फेस चेंज होता है तो जब तक का मेरा पूरा बर्फ पानी नहीं बन जाएगा, मेरा टेम्परेचर राइज होगा नहीं। तो फॉर 2 to 6 मिनट्स माई टेम्परेचर वॉज टोटली कांस्टेंट। 6 मिनट तक का कांस्टेंट था। अब 6 मिनट के बाद जब मेरा पूरा बर्फ पानी बन गया, दैट इज द टोटल सोल्यूशन इज लिक्विड नाउ। यहां से टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, 40, 50, 60, 100 तक का पहुंच गया। अब 100 के बाद जब मेरा पूरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो व्हाट इज 100 डिग्री सेल्सियस? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगेन द स्टेट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरा फेस चेंज होने वाला है। तो अगेन मैंने यहां पे एक्सट्रीम बिहेवियर देखा, दैट इज सी से डी तक का जो मेरा टेम्परेचर है, अगेन इट इज कांस्टेंट फॉर 100 डिग्री सेल्सियस। फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहां पे और यहां पे कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी, वो एनर्जी यूज हुई टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दोज हाइड्रोजन बॉन्ड विच वर लेफ्ट, वो इस स्टेट में जाके वापस टूट जाएगी। अब जो मेरा एटम रहेगा ना, वो टोटली फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे तो हीट मिल जाएगी, और हीट मिल जाएगी तो ये लोग बहुत फास्ट मूव करेंगे। इसके लिए हम लोग ने देखे होंगे, जो वेपर होता है ना हमारा, वो गैसियस फॉर्म में हवा में जाके फैल जाता है। ठीक है, और यही वेपर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसके लिए विंड टर्बाइन, जो टर्बाइन होता है उसमें ये स्टीम, जो हॉट वेपर है, ये पास किया जाता है टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टीम में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। समझ में आ गया? तो पॉइंट डी के बाद वो स्टीम पूरा कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो पूरा का पूरा ग्लास जो है मेरा खाली हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट। अब इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा प्रॉब्लम क्या थी, हमको समझ में आ गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग बोलते क्या? तो हम लोग ने इससे पहले देखे कि ये ग्राफ जो है किस तरीके की प्लॉटिंग है। यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो टेम्परेचर 0 पे पहुंचा 2 मिनट के अंदर। फिर वहां पे 2 से 6 मतलब 4 मिनट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर था, कांस्टेंट था। तो मैं बोलता हूँ ए से बी हमारे टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। तो यहाँ पे कोई एनर्जी अब्सॉर्ब्ड हो गई। क्या हुई है? मैंने बताया एनर्जी अब्सॉर्ब हुई टू ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो एनर्जी को बोलते क्या है? पहले देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो ये चीज जरूरी है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर की मार्किंग जरूरी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो यहां पे क्या हो रहा था? हमारा सॉलिड था, जो हमारा आइस था, आइस वो क्या हो रहा था? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ये होने में जितनी एनर्जी यूज होती है, जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है, अब्सॉर्ब्ड हो जाती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो रिपीट करो, क्या है? द हीट एनर्जी absorbed at constant temperature, ठीक है, during the transformation of solid into liquid, ठीक है, is called latent heat of fusion। समझ में? तो यहां पे जो एनर्जी ब्रेक बॉन्ड करने में लग गई, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं? एक आइस है, एक स्पेसिफिक यूनिट ले लो, 1 किलो ले लो या 1 ग्राम ले लो। अगर मैं बोलूंगा 1 किलो मेरा आइस है, उस 1 किलो आइस को मुझे पानी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी? तो वो जितनी एनर्जी लगेगी उसको मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो यहां पे मेंशन है, अगर मैं 1 kg ऑफ आइस ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं? 1 kg। देखो यूनिट जरूरी है, यूनिट का मतलब 1, चाहे वो 1 किलो हो, 1 टन हो या 1 ग्राम हो। तो 1 किलो आइस को कन्वर्ट करना है अगर मुझे वाटर के अंदर, तो मुझे 333 किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी अगर वाटर को मुझे आइस को मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो 333 किलो जूल मेरे को लगेगी एनर्जी। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं 1 ग्राम ऑफ वाटर की, किसकी बात कर लेता हूं? 1 ग्राम ऑफ वाटर को,
तो अगर 1 ग्राम मेरे को वाटर, एक जो आइस था, 1 ग्राम मेरा आइस था, उस आइस को मुझे अगर कन्वर्ट करना है वाटर में, तो मुझे 80 कैलोरी पर ग्राम लगेगी। कितनी लगेगी? 80 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो हम लोग ने पढ़ लिया व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और मैंने तुम लोग को बताया जब हम लोग 1 किलोग्राम या 1 ग्राम या 1 यूनिट की बात करते हैं तो वहां पे डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां पे आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो, द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट constant temperature to during the transformation of a unit mass of solid, यानी सॉलिड का एक यूनिट मास, यानी 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट। देखो ये वाली नॉर्मल हीट है, ये सबके लिए लगेगी, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक बात करूंगा। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, मेरे को पता करना है कि ये सब्सटेंस का अगर 1 किलो आइस है, उस सब्सटेंस का 1 किलो आइस है, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मुझे देनी पड़ेगी 333 किलो जूल एनर्जी। अगर मैं उसी के बदले किलोग्राम के बदले में ग्राम लूं, 1 ग्राम ऑफ आइस लूं, तो वो 1 ग्राम ऑफ आइस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है वाटर को, तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी? 80 कैलोरीज। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे ए से बी की कहानी। ए से बी में हमारी क्या आ रही है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट सी से डी फिर से टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सी से डी फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे हमारी पिक्चर में आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो होता है क्या, सेम डेफिनेशन, द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा जो पानी था, जो वाटर था, वो वाटर से गैस में बन गया। तो क्या बन गया? वो लिक्विड से गैस वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? पहले ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था सॉलिड टू लिक्विड, अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। तो जो एनर्जी मुझे लगेगी टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये तो मैंने जनरल बात किया कि भाई अगर मुझे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस का, कोई यूनिट मास की, तो अगर मुझे 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर ले लेता हूं। अब वो 1 kg ऑफ वाटर को मुझे अगर कन्वर्ट करना है गैस में, तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी? तो मुझे लगेगी 2256 किलो जूल पर kg। यानी 1 kg अगर मुझे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो 2256 किलो जूल की एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं ग्राम नहीं कंसिडर करूं, किलोग्राम नहीं कंसिडर करूं, ग्राम कंसिडर करूं, तो अगर मैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी? 540 कैलोरी पर केजी। यहां से समझ में आ गया व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हमारा जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो हमको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हमारा स्टेट जो है लिक्विड से गैस में जा रहा है तब हमको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां पे आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिर्फ डेफिनेशन में क्या फर्क रहेगा, हमको मास के बदले यूनिट मास लिखना है। क्या लिखना है? मास के बदले यूनिट मास। तो देखो, द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यूनिट लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने बता दिया 1 किलो अगर हमको वाटर को कन्वर्ट करना है टू दी वेपर, वी नीड टू प्रोवाइड 2256 किलो जूल ऑफ एनर्जी। और वहीं अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ वाटर को कन्वर्ट करना है आइस को, तो मुझे बस 540 कैलोरी लगेगी। ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। ये पूरा ग्राफ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इसमें से यही क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं, दैट इज रीजेलिनेशन। ठीक है, तो रीजेलिनेशन एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हम लोग ने बचपन में ऐसा बर्फ लिए रहेंगे, ठीक है, और बर्फ को तुम लोग किसी भी मेटल रॉड के पास लेके जाओ, ठीक है, तो क्या होता है, वो इस तरीके से पिघलता है कि मेटल रॉड का वो शेप ले लेता है। तो तुम लोग ने देखे होंगे, अगर मैं ऐसा बर्फ रखूंगा तो ऐसा सिलेंडर जैसे उसमें छेद हो जाएगा। ठीक है, तो अपना रीजनरेशन कुछ उसी तरीके का, ये चीज हम लोग को ये भी बताती है कि गोला वाला गोला किस तरीके से बनाता है। ठीक है, वो शेप क्यों रिटेन रहता है, ये चीज बताता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज रीजनरेशन। तो हमारा ये देख लो पहले इसका डेफिनेशन, द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड अगेन कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। मतलब क्या होता है, एक हम लोग ने एक आइस लिए, देखो ये हम लोग ने आइस लिए, अब आइस के ऊपर एक मेटल की वायर है, दिख रही है, ये मेटल की वायर, यहाँ पे वेट्स लगे हुए हैं।
अब वेट लगने की वजह से देखो क्या हो रहा है, अगर मैं कंसिडर करता हूँ ये मेरी आइज है और यहां से मेरा वेट है और यहां से मेरा वेट है, तो ये वेट जो ये जो वायर है इस आइस को काटेगा ऐसे, समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बुक में आप लोग को इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो क्या करेगा ये चीज इसको कट कर देगी। अब क्या होता है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा जो पूरा सिस्टम है अब -10 डिग्री सेल्सियस में, क्या मान लेता हूं मैं, -10 डिग्री सेल्सियस में। अभी ये आइस मेरी -10 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है क्या आइस का, नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस है। बट यहां पे प्रेशर लगने की वजह से आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या हो रहा है, कट होते आ रहा है, पिघलते आ रहा है, मेल्ट होते आता है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि अभी ये -10 डिग्री सेल्सियस पे, बट ड्यू टू दी अप्लाइड प्रेशर के अप्लाइड होने की वजह से ये जो थ्रेड है, ये जो मेटल वायर है, ये आइस को कट करते जा रही है। क्या कर रही है, कट करते आ रही है। तो हम लोग देखेंगे जो हमारी धीरे धीरे ये जो आइस है जो यहां पे थी वो धीरे धीरे अंदर बढ़ते जा रही है। कितना जा रही है, देखो अंदर जा रही है, वो जो वायर है वो इस तरीके से अंदर जा रही है, ठीक है, उधर से नीचे आ जाएगी। तो हम लोग को ये मालूम पड़ा मेरा वायर जो टॉप पे था, नीचे, अगर मैं इसका 2D व्यू बताऊं क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये मेरी आइस थी, पहले मेरा जो वायर था वो यहां तक का आ रहा था, ठीक है, यहां पे वेट लग रहा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर क्या हो गया, प्रेशर अप्लाइड हुआ। तो प्रेशर अप्लाइड होने की वजह से भी आइस जो है मेल्ट होता है, तो आइस मेल्ट हो गया। अब जो मेरी थ्रेड है ना वो नीचे खसक के इतनी आ गई है, इस पॉइंट पे आ गई है, और ये जो है ना इतना पानी बन गया, इतना गैप बन गया, ठीक है, वो कट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ना ये थ्रेड नीचे उसको कट करके आ जाएगी, तो ऊपर वाला एरिया वहां पे प्रेशर लग रहा है क्या, वहां पे प्रेशर तो रिलीज हो गया, प्रेशर नीचे वाले, तो ऊपर वाली जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पे जो पानी बन गया था, इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू आइस बिकॉज द टेम्परेचर वाज स्टिल एट -10 डिग्री सेल्सियस। देखो वही चीज दी हुई, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। हम लोग जैसे प्रेशर अप्लाइड किए तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया, कम होने की वजह से वो मतलब -10 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही वो मेल्ट होना चालू हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता था बट -10 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना चालू हो गया ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो ही हो जाएगा। अब देखो ये इतना सा एरिया था, वो एरिया कट गया, उसका उतना क्या बन गया, वाटर बन गया। अब जो प्रेशर वहां से रिलीज होके नीचे वाले सेक्शन पे आ गया, दिख रहा है, अब ये इतने से सेक्शन पे प्रेशर आ गया, तो ऊपर का जो सेक्शन था जहां से प्रेशर रिलीज हो गया, अब वो वापस जो है बर्फ बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, दिस मीन्स दैट द बिलो 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अब यहां पे आ जाओ, एज सून एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, प्रेशर जैसे ही ऊपर वाले सेक्शन से रिमूव हो जाता है, आइस रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेम्परेचर है वापस 0 डिग्री सेल्सियस पे चले आता है, तो जो चीज हमारी मेल्ट हुई रहती है दैट विल अगेन कन्वर्ट इनटू आइस, ठीक है। तो यहां से अगर मैं अज्यूम करूंगा ये मेरा पूरा थ्रेड है ना, पूरा थ्रेड यहां से पार होके नीचे गिर जाएगा, ठीक है, थ्रेड मेरा नीचे आ गया, लेकिन तब भी मेरी आइस दो पार्ट में बटेगी नहीं, डिवाइड नहीं होगी। चाहिए तो हम लोग इसके ऊपर ऐसा वेट भी डाल के देख सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही थी धीरे धीरे, तो ऊपर मेल्ट हो गई, ठीक है। अब ऊपर मेल्ट होके जैसे ही नीचे आई तो ऊपर जो मेल्ट हुआ पार्ट था उस पे से प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया तो वापस से वो 0 डिग्री सेल्सियस में आके वो वापस बर्फ बन गया। तो ये जैसे जैसे कट करते आ रहा है, ऊपर जो है वो धीरे 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 वापस बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। तो इस वजह से पूरा वायर आर पार हो गया, बट हमारा बर्फ टूटा नहीं, क्योंकि जहां जहां वो क्रैक आ रहा था वो वापस वहां रीजनरेशन होते जा रहा था और वो बर्फ वापस कन्वर्ट होते जा रहा था, ठीक है। तो एक टाइप की मालूम है, बहुत सारे, मैं ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, मालूम है। वो लोग की पूंछ कट जाती है, फॉर एग्जांपल चिप्पल, तो वो लोग वापस से अपनी चीज को जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है आइस की जहां पे वो अपने आप का जो हिस्सा है जो मेल्ट हो गया उसको अगेन इट कैन कन्वर्ट इनटू आइस, बट द ओनली कंडीशन इज दैट ये पूरा सिस्टम जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए या उसके नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 डिग्री, अगर क्योंकि हम लोग बाहर निकालेंगे ना नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वापस बर्फ नहीं बनने वाला है, वो मेल्ट होके चला जाएगा। इधर क्या होता है, जैसे ही मेल्ट होता है वापस आइस कन्वर्ट, वापस वाटर जो है कन्वर्ट होकर आइस बन जाता है, ठीक है। तो ये रिजनरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। या